सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्राई के न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0 को लेकर पूर्वांचल केबल ऑपरेटर्स संघ ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा पहुंची काशी, चुनावी चर्चा के साथ ही महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर दिया जोर। देवा केंद्र नेशनल ट्रस्ट दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार का मनाया 22वां स्थापना दिवस समारोह। और यात्री संख्या के आधार पर खान पान वेंडरों से लाइसेंस फीस लेने के आदेश के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्वांचल केबल ऑपरेटर्स संघ के लोगों ने ट्राई द्वारा जारी नए टैरिफ ऑर्डर को काला कानून करार देते हुए इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ट्राई द्वारा जारी नए टैरिफ ऑर्डर को काला कानून करार देते हुए इसे रोकने को लेकर पूर्वांचल केबल ऑपरेटर्स संघ के लोगों ने प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष राम कुमार सिंह के ज्ञापन देने गए केबल ऑपरेटर्स का कहना था कि हम लोग केबल टीवी का संचालन करते हैं। हम आपका ध्यान केबल टीवी पर गलत तरीके से बनाए गए न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे ट्राई 2022-23 को इस विनिमय को लागू करने जा रहा है। इससे केबल टीवी उद्योग से जुड़े बहुत से परिवारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ट्राई और ब्रॉडकास्टर नए टैरिफ ऑर्डर को लागू करने के लिए एमएसओ पर जबरन दबाव बना रहे हैं, जिससे केबल टीवी ऑपरेटर, नेशनल एमएसओ और इंडिपेंडेंट एमएसओ को भारी नुकसान होगा। नए टैरिफ ऑर्डर 1.0 ने पहले ही केबल उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और मौजूदा हालात में अगर नए टैरिफ ऑर्डर 20 को लागू किया जाता है तो केबल टीवी उद्योग में भारी नुकसान होने की संभावना, साथ ही अनेक लोगों के ऊपर बेरोजगारी और भूखमरी की तलवार लटक जाएगी, जिससे पूरे शहर में केबल टीवी संचालकों का धंधा चौपट हो जाएगा। अपने खून पसीने से इस उद्योग को बनाने वाले केबल ऑपरेटर आज उद्योग में अपने अस्तित्व को लेकर असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ट्राई के पहले टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। यह पूरी तरह से शहर के उपभोक्ताओं स्थानीय केबल ऑपरेटरों के पक्ष में नहीं था। TO2 जो जनता के लिए बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है और केबल ऑपरेटर के व्यवसाय को खत्म कर देगा, उसके संबंध में एक ज्ञापन हमने भेलूपुर एसएचओ को दिया। क्या बोले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, आपका पत्र पीएमओ दफ्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या आप लोग कितने ऑपरेटर यहाँ पे सिटी के डेन के दोनों के? सभी के हैं, यहाँ जितनी कंपनियां हैं सभी के हैं, यहाँ तक कि आप मुगल सराय, चंदौली, बलिया वो भी हैं यहाँ। तो बात क्या करते हैं आप लोग? NTO को ना लाया जाए। गुरुवार को मैदागंज स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता रखी गई। मैदागंज स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता रखी गई। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने प्रेस वार्ता में अपने क्षेत्र की बातें की, चुनावी चर्चा की और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में महिला हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया। उन्होंने पार्टी को बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल पर मजबूत करने की बात कही। साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस का विजन महिलाओं की हिम्मत बढ़ाना है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी आपने देख ही लिया होगा, पिछले 7 सालों में केंद्र में भी और प्रदेश में भी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे चल रही है। तो उनके कार्यक्रम भी जो हो रहे हैं वो पूरे स्टेट मैकेनिज्म को यूज़ करके बसेस से लेके हर एक चीज़, और दुर्भाग्य की बात है कि वो बसेस भी खाली आ रहे हैं, जबकि आपके पास सारे चाम दाम दंड भेद सब कुछ अपने हिसाब से आपको तभी भी। तो लोग, मुझे लगता है जनता जो है जवाब देने वाली है बहुत जल्दी। महंगाई से त्रस्त है, महिलाएं ना अपने घर चला पा रहे हैं, दुकानदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो फार्मर्स हैं, जो खेडूत हैं वो परेशान हैं, छोटे से छोटे दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने तो कोई वर्ग को नहीं छोड़ा है। डॉक्टर्स पे भी अब हमला। एक समय था जब शायद डॉक्टर्स के लिए उन्होंने फूल बरसाए, अब कहा गया जब कोई अपना अधिकार मांगे, जब डॉक्टर्स की आवाज़ है कि और भर्ती कराइए डॉक्टर्स की, ताकि आने वाले तीसरे वेव में, अगर कोविड वेव में वो
देश के जनता को सुरक्षित और उनको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं दे सके, अब उन पे भी लाठियाँ, ना किसान को छोड़े, अपना डॉक्टर्स को छोड़ेंगे। शायद बाकी रखा है तो सिर्फ पुलिस वाले अब बाकी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस नयिता हुड्डा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रभारी उत्तर प्रदेश शहला अरारी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन मौजूद रही। आजाद भारत का यह इतिहास है कि जाति के नाम पर वोट मांगने वालों ने सिर्फ अपना और अपने परिवार वालों का ही भला किया है। यह बातें सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कही। सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आजाद भारत का यह इतिहास है, जाति के नाम पर वोट मांगने वालों ने सिर्फ अपना और अपने परिवार वालों का ही भला किया है, समाज के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आने वाले समय में अपनी ताकत को पहचानिए और उसको सकारात्मक दिशा में लेकर जाइए। बड़ा लालपुर में दीनदयाल हस्तकला संकुल में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बिना किसी पार्टी और नेता का नाम लिए यह बात कही। उन्होंने डिक्की के पदाधिकारियों को दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने तमाम योजनाएं लागू की हैं, जिसका फायदा समाज के युवा महिलाएं उठा रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हर समाज के लोगों को, वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया है। यह आवश्यक है इस देश के अंदर कि जो SC ST समाज से जो आते हैं लोग, वो भी उद्यमी बने। और इस दिशा में जो दिल्ली ने जो निर्णय लिया, वो उत्तर प्रदेश ने उसका MOU किया MSME विभाग ने, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि SC ST समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लोग भी, वो भी उद्यमी बने और उनको भी स्वावलंबी बनाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। और इस दिशा में सिडबी, डिक्की, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम सब लोगों ने मिलकर ये योजनाएं शुरू करें, जिसमें अन्य योजनाएं हैं, जिसको सम्मिलित करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश से भी अब SC और ST समाज के लोग उद्यमी बन रहे हैं, जिनका आपने प्रदर्शनी अभी आप लोगों ने देखी भी होगी बाहर, जिसका मैंने लोकार्पण किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छी पहल है और ये कभी भी किसी भी सरकार ने SC और ST समाज के लिए ये नहीं किया था, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं किया था, वो मोदी योगी ने करके दिया। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में नेशनल ट्रस्ट दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार का 22वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। गुरुवार को देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर कामाख्या वाराणसी के प्रांगण में नेशनल ट्रस्ट दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार का 22वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे परियोजनाओं के विषय में दिव्यांग जनों के माता पिता एवं अभिभावकों को अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत में देवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर तुलसीदास ने नेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे परियोजनाओं के बारे में बताया, जिसमें निरामया, लीगल गार्जियनशिप, BPL बच्चों की फ्री ट्रेनिंग, घरौंदा, ज्ञान प्रभा एवं सहयोगी परियोजनाएं थीं। इन परियोजनाओं के अलावा शीतलहर को देखते हुए बच्चों को कंबल वितरित किया गया। साथ ही देवा केंद्र में नेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित दिशा एवं विकास परियोजनाओं में शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन देवा केंद्र के सचिव श्यामलाल पटेल के द्वारा किया गया तथा देवा केंद्र के प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के साथ उनके माता पिता, अभिभावक के अलावा देवा केंद्र के विजय, डॉक्टर DS शर्मा, अखिलेश, प्रदीप, पूनम, मंजेश, अनुपमा, प्रमोद, नरेश, वीरेंद्र, सुरेश, सूरज आदि थे। कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों की उपस्थिति थी। राष्ट्रीय न्यास का स्थापना दिवस है और हमारे यहाँ राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत दिशा विकास योजना चलती है, जिसके अंतर्गत हम छोटे बच्चों को दिशा देते हैं कि वो स्कूल की तरफ आगे जा सके, ऐसे दिव्यांग बच्चे, और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उनको व्यावसायिक पुनर्वास और प्रकार की पुनर्वास किए जा सके। आज कंबल और उनको ऐसे गरीब बच्चों को जो BPL कैटेगरी के हैं, उनको कंबल वितरण और उनको जो है स्कूल बैग दे करके हम इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय न्यास का मुख्य उद्देश्य यही है कि इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की समावेशित भारत की कल्पना है, उस कल्पना को साकार किया जाए। तो उसके अंतर्गत आजकल तो 1 लाख रुपए तक का बीमा इन बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी
लीगल गार्जियनशिप के माध्यम से दी जाती है और ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, फ्री ट्रेनिंग है, उनके केयर टेकर्स को ट्रेनिंग की सुविधा है। तो अब दिव्यांगजन बच्चों के लिए, खासकर मानसिक दिव्यांगजन बच्चों के लिए राष्ट्रीय नाश अपने आप में बड़ी ही स्थापित संस्था है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है और मैं राष्ट्रीय नाश को भी पुनः अपने देवा केंद्र की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि वो पूरे भारतवर्ष में इतना अच्छा प्रोग्राम रन कर। टेक्सटाइल्स कमेटी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में हैंडलूम मार्क योजना एवं हैंडलूम मोबाइल ऐप व वेबसाइट पर क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। टेक्सटाइल कमेटी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में हैंडलूम मार्क योजना एवं हैंडलूम मोबाइल ऐप व वेबसाइट पर क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला गुरुवार को इंताज नगर बजरडीहा में आयोजित किया गया। कार्यशाला में वस्त्र समिति की गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी ब्रिजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले बुनकरों को हैंडलूम मार्क के बारे में बताया गया। उन्होंने बुनकरों से कहा कि वे अपने उत्पाद पर हैंडलूम मार्क का प्रमाण चिन्ह अवश्य लगाएं। इससे ग्राहकों को माल खरीदने में मार्क देखकर उनका विश्वास बना रहता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बुनकरों के खाते में 500 रुपये विभाग की ओर से भेजे जाएंगे। श्री शुक्ला ने बताया कि इस तरह के कार्यशाला पूरे देश में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। यह कार्यशाला देश के 40 जनपदों में चलाया जा रहा है। कार्यशाला में सरकारी योजनाओं की जानकारी बुनकरों को दी गई। समारोह में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र वाराणसी के सहायक आयुक्त अरुण कुमार कुरील, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वरिष्ठ प्रबंधक आशीष सिंह, बुनकर सेवा केंद्र के प्रभारी एवं उप निदेशक संदीप थुबरीकर आदि सहित सैकड़ों बुनकर उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत मोहम्मद स्वालेह अंसारी ने किया। संचालन वस्त्र निरीक्षण निशित गौड़ ने किया। बुनकरों के लिए हैंडलूम मार्क योजना पर क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हैंडलूम मार्क स्कीम को बुनकरों तक पहुंचाना है। यह भारत सरकार की स्कीम है। इस तरह के 40 प्रोग्राम पूरे भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। हैंडलूम मार्क स्कीम 2006 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के मुख्य फायदे ये हैं कि कोई भी वस्तु जो हाथ पर बनी हुई है उस पर एक तरह का मार्क लगा होता है, इसे हैंडलूम मार्क कहते हैं। जो कि उपभोक्ता खरीदता है, अगर वह मार्क लगा है तो वह सचमुच हाथ का बना हुआ था। इस स्कीम के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे हाथ से बने उत्पाद को यह अधिक पॉपुलराइज करने में मदद करता है। हैंडलूम मार्क हथकरघा वस्त्रों को एक सामूहिक पहचान दिलाता है। हैंडलूम मार्क डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक सप्लाई चेन का काम करता है और एक मार्केटिंग टूल के रूप में काम करता है, जिसमें क्लस्टर विकास योजना, मार्केटिंग इंसेंटिव योजना और अन्य कई योजनाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न मदों में आपको लाभान्वित करने हेतु दी गई हैं। उसमें क्लस्टर के लिए तो आपके क्षेत्र में क्लस्टर चल भी रहा होगा और नए क्लस्टर बनाने के लिए भी आया हुआ है। अगर आप लोगों में से जो भी इच्छुक हों, हमारे कर्मचारियों से संपर्क कर लें और अपना क्लस्टर का प्रस्ताव हमारे या बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से भिजवाएं। राज्य सरकार की योजनाएं जैसे संत कबीर राज हथकरघा पुरस्कार योजना वो भी क्रियान्वित है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये राज्य स्तर पर मिलेगा। दूसरा, पर क्षेत्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो 25,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, 20,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार और 15,000 रुपये तृतीय पुरस्कार के लिए। ऐसे ही राज्य सरकार की हथकरघा बुनकरों के लिए विद्युत सब्सिडी योजना है, जो सीधे उनके खाते में दी जा रही है। मैं इस समय सारे लोगों से हमने अपने डाटा मंगवाए भी हैं आप लोगों के से, और वेरिफिकेशन भी करा रहा हूँ कि नए और पुराने, जो पुराने मिले हैं लोगों को उनको, और जिनको नए लोगों को नहीं मिला है अभी तक का लाभ, उनको भी मिल जाए। और वो लोग भी अभी अगर लाभ नहीं मिल पाया है तो भी हमारे कार्यालय में आ करके संपर्क करें और हमारे क्षेत्रीय पर्यवेक्षक और निरीक्षक को इसकी सूचना दें। भारत सरकार की स्कीमें है जिसमें हैंडलूम मार्का का मूल्य क्या है वो बुनकर के बताना, क्योंकि ये हैंडलूम जो साड़ी बनती है
उसके पावरलूम भी बनती है। बाकी ग्राहक समझ नहीं पाते कि हैंडलूम है कि पावरलूम। तो जो हैंडलूम मार्का हैंडलूम पर लगेगा तो वही हैंडलूम साड़ी होती है। इसी के लिए बुनकरों को जागरूक करना है और उसके जो बुनकर 100 बुनकर यहाँ पे हैं, भारत सरकार के माध्यम से उनके खाते में भी पैसा भी जमा भेजेगी। 2 जनवरी 2022 को शास्त्री घाट पर पसमानदा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पसमानदा अधिकार मंच और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले तमाम पसमानदा बिरादरी एकजुट हो रही है और आगामी 2 जनवरी 2022 रविवार को सुबह 10 बजे से शास्त्री घाट पर पसमानदा अधिकार सम्मेलन आयोजित करेगी। इस संदर्भ में गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर पसमानदा बिरादरी के लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद से लगातार पसमानदा समाज की शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। केंद्र और प्रदेश में बनने वाली तमाम सरकारों व राजनीतिक दलों द्वारा पसमानदा समाज के ज्वलंत सवालों के प्रति अनदेखी और असंवेदनशीलता की वजह से आज पूरे देश में पसमानदा समाज बुरे दौर से गुजर रहा है। एक एक करके इन बिरादरियों के तमाम परंपरागत उद्योग धंधे या तो समाप्त हो चुके या समाप्ति की कगार पर हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने पसमानदा बिरादरी को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और सरकार बनने के बाद उनके सवालों पर असंवेदनशीलता दिखाई। मगर अब समस्त पसमानदा बिरादरियों ने तय किया है कि अपने सवालों के प्रति अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने इत्तेहाद के बुनियाद पर इसके खिलाफ गोलबंद होंगे और मुसलसल सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। आगामी 2 जनवरी 2022 रविवार को शास्त्रीगढ़ कचहरी पर एक पसमानदा अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया है और जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी साहब भी रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे दीपक सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माली जी भी आ रहे हैं और तमाम देश और प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ लोग और तमाम सामाजिक संगठन और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पसमानदा बिरादरियाँ इकट्ठा हो रही हैं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या उद्देश्य है सर? देखिए, आज़ादी के बाद से लगातार पसमानदा समाज की शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। तमाम राजनीतिक दलें और सरकारों ने सिर्फ पसमानदा बिरादरी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इनका वोट लेने के बाद सरकारें तो बनाई हैं मगर इनके शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालों पर मौन धारण किए रही हैं। एकदम असंवेदनशील बनी है जिससे पूरा पसमानदा समाज आज बद से बदतर स्थिति में जी रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए STD वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी मंडल द्वारा 100% लाइसेंस शुल्क जमा कराने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में रेलवे खान पान वेंडरों का एक प्रतिनिधि मंडल रेल प्रबंधक से उनके कार्यालय पर मिला। रेलवे बोर्ड के आदेश यात्री संख्या के आधार पर खान पान वेंडरों से लाइसेंस फीस लेने के आदेश की अवहेलना कर वाराणसी मंडल द्वारा 100% लाइसेंस शुल्क जमा कराने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में गुरुवार को खान पान वेंडरों का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, सपा के बाबा साहब वाहिनी राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष कन्हैया सिंह और सयूज के प्रदेश सचिव वरुण सिंह के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक से उनके कार्यालय पर मिला। मंडल रेल प्रबंधक की अनुपस्थिति में अपर मंडल रेल प्रबंधक को प्रतिनिधि मंडल ने समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि जब रेलवे बोर्ड का आदेश है
यात्री संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस लेने की, तो आदेश के इतर नया आदेश 100% लाइसेंस फीस लेना जनहित में नहीं है। कोविड के बाद यात्री संख्या में कमी आई है। जनरल टिकट भी ट्रेनों के अभी टिकट काउंटर से नहीं मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन का डर अलग से है। प्रदेश में कोरोना के नए स्वरूप को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाई गई है, जिसकी वजह से यात्रियों में भय के चलते यात्रा करने की संख्या में कमी आई है। विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए रेलवे बोर्ड के आदेश को मानते हुए 100% के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बाबा साहब वाहिनी राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर और युवजन सभा प्रदेश सचिव वरुण सिंह ने कहा कि मंडल के खानपान वेंडरों के सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। कोरोना ने व्यापार को खुद प्रभावित किया है, अब ओमिक्रॉन ने भी पैदा किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुपालन में जांच कराकर यात्री संख्या के आधार पर शुल्क लिया जाए। मंडल रेल प्रबंधक से मिलने वालों में प्रमुख रूप से सुरेश सिंह, कन्हैया सिंह, सत्यप्रकाश सोनकर, वरुण सिंह, दुर्गा प्रसाद बालिया, ओम प्रकाश बलिया, कन्हैया लाल चौरसिया देवरिया, लाल बाबू देवरिया, वीरेंद्र यादव वाराणसी, अशरफ अली भटनी, मुन्ना सिंह छपरा, सुरेश जायसवाल वाराणसी, हरिकृष्ण यादव वाराणसी शामिल रहे। ये बनारस मंडल के कुछ वेंडरों ने आज मुझसे मुलाकात की है, जिसपे उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को मेरे संज्ञान में लाया है। इस पे हम लोग विचार करेंगे और क्योंकि वेंडर भी हमारे रेल परिवार के पार्ट हैं, तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया जाएगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। 27 तारीख से एक पत्र जारी किया जिसमें कि लाइसेंस 100% लेने का आदेश निर्गत किया गया, जो रेलवे बोर्ड के आदेश के अवहेलना है उसके खिलाफ है। और रेलवे बोर्ड के आदेश के खिलाफ जाने पर हम लोगों को महसूस हुआ कि चूँकि हम लोग विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, सामाजिक जीवन में रहते हैं, वेंडरों ने अपनी पीड़ा दर्द बताई, तो हम लोगों ने आकर के आज पत्रक देने का काम किया है कि जन भावनाओं से उनको अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि हम पत्रावली की आपकी जांच करा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इंडियन आइडल फेम रवि त्रिपाठी ने काशी फिल्म फेस्टिवल की अंतिम निशा में सदाबहार गीतों का नरम एहसास कराया। काशी फिल्म फेस्टिवल की अंतिम निशा में इंडियन आइडल फेम रवि त्रिपाठी ने श्रोताओं को खूब झुमाया। ठंड के मौसम में रवि ने श्रोताओं के सामने गीतों की मिक्स भजिया पेश कर दी। थोड़ी देर के लिए मंच पर आए हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने भी खूब हंसाया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मंच पर आए रवि त्रिपाठी ने कभी दीप जले आना, चंदन सा बदन, वो जब याद आए, बहुत याद आए और अभी न जाओ छोड़ करके मेडले से महफिल को साधना शुरू किया। उन्होंने माँ और फिर महादेव पर गीत की प्रस्तुति की। महिला दर्शकों के ग्रुप के सुर से सुर मिलाने के लिए रवि मंच से उतरकर दर्शक दीर्घा तक पहुंचे। इस दौरान दर्शकों के बीच उनके साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ मच गई। उसी दौरान हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव पहुंचे। उन्होंने कलाकार का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के बाद फिल्म बंधु के उपनिदेशक दिनेश सहगल, एडीएम सिटी गुलाब चंद व अन्य अधिकारियों ने कलाकारों को तुलसी का पौधा भेंट किया। डॉक्टर वीना सिंह ने गुरुवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता करके कहा कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खामी है चुनाव में होने वाला खर्च, जिसमें भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने वाला शख्स ही धनतंत्र से चुनाव जीत जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार समिति का हिस्सा रहते हुए करीब 30 लोकतांत्रिक देशों के ऊपर रिसर्च कर प्रजातंत्र के खामियों के ऊपर रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर वीना सिंह ने गुरुवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता करके कहा कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खामी है चुनाव में होने वाला खर्च, जिससे चुनाव वही जीतकर देश पर राज करता है जिसने भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है या देश का सबसे बड़ा व्यवसायी है। अतः प्रजातंत्र में वही देश विकसित हो सकता है जिसके सरकारी नौकर ईमानदार हैं या सरकारी नौकरों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फुल प्रूफ एंटी करप्शन सिस्टम है। भारत का जनतंत्र तो पूरी तरह धनतंत्र में तब्दील हो गया है। यहाँ वोट मुद्दे के आधार पर कम और धन के आधार पर ज़्यादा डाला जाता है। पंचायती चुनावों में जनतंत्र है ही नहीं और जीते हुए प्रत्याशियों की खरीदारी कर जिला पंचायत का गठन होता है। हालात तो यह हो गया है कि यदि मुद्दे के आधार पर किसी विधायक को जिता भी दें तो वह विधानसभा जाकर पैसे वाली पार्टी को कब बिक जाए कोई भरोसा नहीं। अपने देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने 30 देशों का भ्रमण करके मुझे जो कार्यभार सौंपा गया था उसमें ये बताना था कि प्रजातांत्रिक जो देश हैं उसमें त्रुटियां हैं कि बेस्ट सिस्टम है
और इसका मैं रिसर्च किया और उस रिसर्च को हमने जो है डॉक्यूमेंट किया है और हमने पाया है कि प्रजातंत्र जो है उसमें 2 त्रुटियां हैं मोस्टली। एक त्रुटि तो ये है कि धीरे धीरे ये जनतंत्र जो है चुनाव के वजह से इतना महंगा होता जा रहा है कि अधिकतर हर देशों में जो है पैसे वाले ही चुनाव जीत रहे हैं और पैसे वाले ही राज कर रहे हैं। इसलिए जो है अब समाज सेवा करने वाले जो गरीब लोग हैं वो कभी भी जो है अच्छे पद पे नहीं जा सकते, वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये एक समस्या उभर कर आ रही है प्रजातंत्र में। और दूसरी समस्या ये है कि जिन देशों के सरकारी नौकर भ्रष्ट हैं वहाँ पे विकास अवरुद्ध है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को जो है अन्याय प्रजातंत्र के वजह से हो रहा है। कोई भी कानून ज़मीन पे लागू नहीं होता है क्योंकि अधिकारी पैसे खा करके जो है घूस ले करके कानून का पालन नहीं करवाते हैं और उस पैसे को अपने जेब में रख लेते हैं। तो इसमें सबसे गया गुजरत हालत जो है हमारा भारत का है। भारत का जो हमने अध्ययन किया उस पे हमने एक प्रपोजल बनाया है जिसकी कापी हम आप सब लोगों को देंगे और उस कापी को प्रधानमंत्री मोदी को भी सौंप रहे हैं और उनके 100 सांसदों से मैं मिल रहा हूं और उनको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या जो है भ्रष्टाचार है। अमृत महोत्सव पर्व पर भारत भारती परिषद के तत्वावधान में 1 से 8 जनवरी तक भागवत सप्ताह भक्ति रस धारा महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर्व पर भारत भारती परिषद के तत्वावधान में 1 से 8 जनवरी तक षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर महाराज की अध्यक्षता में भागवत सप्ताह भक्ति रस धारा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में गुरुवार को अग्रवाल भवन में पत्रकार वार्ता कर संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मार्थ कार्य संस्कृति पर्यटन व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी होंगे। 1 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे गोपाल मंदिर के दर्शन के पश्चात श्रीमद् भागवत जी की पोथी यात्रा महाराज श्री रवाना करेंगे, जो गोपाल मंदिर की परिक्रमा करते हुए पूर्वाह्न 11:30 बजे अग्रवाल भवन में सभा के रूप में परिणित होगी, जहां पर वृंदावन श्रीधाम से पधारे पंडित संजय कृष्ण शास्त्री भैया जी के सुमधुर संगीत में रस कथा का रसपान वैष्णोजन करेंगे और सायकाल 5 बजे षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर जी आशीर्वचन देंगे और मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का भी उद्बोधन प्राप्त होगा। आज भैरव जो यहाँ का सबसे काशी का हृदय है, यहीं काल भैरव रहते हैं और यहीं काल भैरव के गण आज भैरव रहते हैं। तो आज भैरव पर जहाँ गुरुद्वारा भी है और जहाँ पर सब कुछ है, सभी धर्म का संगम है, ऐसे स्थान पर अग्रवाल भवन जो हमारे काशी अग्रवाल समाज का प्रमुख अतिथि गृह है, वहाँ पर हम ये कर रहे हैं सभागार में। ये 1 जनवरी जब 9 वर्ष का प्रारंभ होगा, 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक ये रसधारा प्रवाहित है। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक भागवत का मूल संस्कृत में पाठ होना जरूरी रहता है, इसलिए 8 से 12 तो संस्कृत में मूल पाठ होगा। मूल पारायण के अध्यक्ष पंडित जी है, लेकिन प्रवचन का जो क्रम होगा वो 2 बजे से 7 बजे तक, अपराह्न 2 बजे से 7 बजे तक। मुख्य रूप से पंडित संजय कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे भैया जी हैं, वो धीराम वृंदावन के, वो अपनी रसमयी वाणी से उनके साथ पूरी टीम में संगीत की संगत करते हुए सुनाएगी। गंगा किनारे घाटों पर गरीब व असहाय बच्चों में कॉपी किताब का वितरण किया गया। गंगा सेवा समिति द्वारा असहाय व निर्धन बच्चों को प्रशिक्षित करने का कार्य लंबे समय से किया जाता है, जिसमें निर्धन व असहाय बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है। दरअसल गंगा के किनारे घाटों पर अनाथ बच्चे रहते हैं जो किसी तरह भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसे में कई विश्वविद्यालय के छात्रों और गंगा सेवा समिति द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कई वर्षों से किया जाता है ताकि वह बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क रूप से पुस्तकें और कॉपियां भी वितरित की जाती हैं। इसी क्रम में जुड़ते हुए भाजपा महिला कार्यकर्ता निशा श्रीवास्तव द्वारा गुरुवार को निर्धन व असहाय बच्चों को निःशुल्क रूप से कॉपी और किताब का वितरण किया गया। गंगा सेवा समिति द्वारा निःशुल्क और निसहाय बच्चों को पढ़ाते हुए देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं भी इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं तो शायद मेरी आत्मा को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज के दिन मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे ससुर जी का भी जन्मदिन है, तो मैंने इस मौके पे बच्चों के लिए थोड़ा सा अपनी ओर से कुछ कॉपी किताबें बांट के, अपनी ओर से कुछ करके
काफ़ी अपने आप को कृतार्थ महसूस। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।